अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं, 1 मिनट। देखें क्लास लेसन, अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं मैं उसकी बात करूंगी, फिर आगे चलेंगे। सर सैयद हमारा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब ये वो टॉपिक है आपका। अच्छा मैंने खोली नहीं है और यहाँ नजर आ रहा है। टॉपिक जो है ये आपके पास आता है नसर निगारी के हवाले से। नसर निगार ऊपर लिखे हुए सर सैयद अहमद खान, दिसंबर नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये सवाल आपके पास होता है हिस्सा जीन में। हिस्सा जीन में सवाल कुछ इस तरह पूछा जाता है कि किसी एक नसर निगार की नसर निगारी पर तबसरा तहरीर करें, ठीक है। तो अब इस नोट्स में जितनी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, जितनी हेडिंग्स हैं और हेडिंग्स के साथ साथ जितनी कोटेशंस हैं, ये सब आपको अज़बर होनी चाहिए। अज़बर मीन्स याद। नंबर 2, नंबर 1 याद होनी चाहिए। नंबर 2 ये सिर्फ फर्स्ट ईयर ही नहीं, सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट, राइट। अब आगे चल रही हूं मैं। ये तो सर सैयद अहमद खान है और ये हैं 2 इनके रिसाले, तहजीबुल अखलाक और असबाबे बगावत हिंद। तहजीबुल अखलाक वो रिसाला है जो उस वक्त की नई नस्ल ने उसे पसंद किया और इसका जिक्र आपके नोट्स में भी मौजूद है, राइट। असबाबे बगावत हिंद भी वो रिसाला है जिसमें बगावत क्यों हुई, उसके असबाब इस रिसाले में आपने तहरीर की। आपने बहस करेंगे इस पे आगे चल के, क्या, क्यों और कैसे। सर सैयद अहमद खान बरे सगीर में मुस्लिम निशाते सानिया के बहुत बड़े अलमबरदार थे। उन्होंने मुसलमानों में बेदारी इनकी तहरीक पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अभी ये नोट्स में नहीं है, मैं नोट से हटके आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता दूं, ठीक, फिर आगे चलेंगे। वो 19वीं सदी के बहुत बड़े मुस्लिम और रहबर थे। मुस्लिम कहते हैं इस्लाह करने वाला, ये लफ्ज़ कई बारहा आप लोग पढ़ चुके हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को जमूद से निकालने और उन्हें बाइज्जत कौम बनाने के लिए सख्त जिद्दोजहद की। आप एक जबरदस्त मुफक्किर, फिक्र करने वाले, बुलंद ख्याल मुसन्निफ, ऐसा मुसन्निफ जिसके ख्यालात बुलंद, और जलीलुल कद्र मुस्लिम, बहुत इज्जत वाले। जलीलुल कद्र कहते हैं इज्जत वाला, रुतबे वाला। मुस्लिम इस्लाह करने वाले, दुरुस्ती करने वाले थे। सर सैयद ने मुसलमानों की इस्लाह तरक्की का बीड़ा जिम्मा लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए। फिर इसके बाद जब नोट्स हम पढ़ेंगे और फिर मैं रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगी, तो ना सिर्फ आप बहुत अच्छी तरह इसे समझ पाएंगे बल्कि आप इसे याद भी बखूबी कर पाएंगे, ठीक है। इस्लाह तरक्की का बीड़ा उस वक्त उठाया जब जमीन मुसलमानों पर तंग थी। और ये जमाना कौन सा है? ये जमाना है दौरे बादशाहत खत्म हो चुका है, अंग्रेज कब्जा जमा चुका है। अब अंग्रेज के क्या हालात हैं वो यहाँ बयान किए गए हैं। उस वक्त मुसलमानों पर किस किस तरह के जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, देख लीजिए। जब जमीन मुसलमानों पर तंग थी और अंग्रेज उनके खून के प्यासे हो रहे थे, वो तोपों से उड़ाए जाते थे, सूली पर लटकाए जाते थे। सूली पर लटकाना, फांसी दे देना, काले पानी खींचे जाते थे, ऐसी जगह पे जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उनके घरों की ईंट से ईंट बजा दी गई,
यानी उनसे उनके घर छीन लिए गए, उनकी जायदादें जब्त कर ली गई थी, नौकरियों के दरवाजे उन पर बंद थे और माश की तमाम राहें मजदूर खत्म, बंद, राहें रास्ते। वो देख रहे थे, कौन देख रहे थे? सर सैयद अहमद खान कि इस्लाह अहवाल की अगर जल्द कोशिश नहीं की गई तो मुसलमान, अब ये देखें, मुसलमान किस किस दर्जे के रह जाएंगे या किस किस दर्जे पर काम कर रहे होंगे। पहला दर्जा है साइस। साइस कहते हैं वो शख्स जो घोड़ों की खिदमत करता है, घोड़ों को नहलाता है, देखा होगा ना आपने, उस शख्स को साइस कहते हैं। अमूमन शहर में तो नहीं पाए जाते, गांव वगैरह में होते हैं। खानसामा, खिदमतगार और घास खोदने वालों के सिवा कुछ ना रहे। यानी मुसलमानों के पास करने के लिए सिर्फ यही काम उस वक्त मैसर थे। मुसलमानों से उनकी शनाख्त, उनका विरसा, उनका इल्म छीन लिया गया। सर सैयद ने महसूस कर लिया था कि ऊंचे और दरमियाना तबकों के तबाह हाल, अब यहाँ दोनों तबकात की बात हो रही है, ऊंचे और मिडिल क्लास के तबाह मुसलमान जब तक बाप दादा के कारनामों पर शेखी भगाड़ते रहेंगे। शेखी भगाड़ना, अपनी तारीफ खुद बयान करना, ये नहीं देख रहे कि हमारा प्रेजेंट क्या है, ये देख रहे हैं कि हमारा पास्ट क्या था। अरे हमारे दादा यूं थे, हमारे दादा की जमीनें थी, क्या उनकी जागीर थी। अरे भाई ये देखो इस वक्त क्या हो, क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, किस कंडीशन में हो, तरक्की पे हो या नहीं हो। वैसे आज के मुसलमानों को अभी तकरीबन यही है। आगे देखिए, बाप दादा के कारनामों पर शेखी भगाते रहेंगे और अंग्रेजी जबान, फोकस क्या है? अंग्रेजी जबान और मगरिबी उलूम से नफरत करते रहेंगे। अच्छा, जब दौरे बादशाहत बड़े सगीर पर था, उस जमाने में मुसलमान जो इल्म हासिल किया करते थे अरबी, फारसी। अब यहाँ अंग्रेज आ चुका है, अंग्रेज की हुकूमत है और अंग्रेजी जबान से वाकिफियत बहुत जरूरी है अगर तरक्की करनी है। मगरिबी उलूम, ये नहीं कि जी मगरिब का हम पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि ये देखिए कि उस इल्म में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। अच्छाई अपना लीजिए, बुराई छोड़ दीजिए। ये तो बंदे की अपने साथ का मुनासिर होता है ना, कि अच्छाई को वो चुन लेता है और बुराई की तरफ वो देखता भी नहीं है। इसे कहते हैं इंसान की फितरत। बहरहाल आगे देखें, मगरिबी उलूम से नफरत करते रहेंगे, उस वक्त तक वो बदस्तूर जलीलो ख्वार होते रहेंगे। ये सर सैयद का उस वक्त कहना था। अंग्रेजी जबान से नफरत करेंगे, मगरिबी उलूम हासिल नहीं करेंगे तो वैसे ही जलीलो ख्वार होते रहेंगे। इसलिए ये देखें, अब मैं आऊंगी उस बात पे जो मैं कहती हूँ, कोई भी बात किसी भी जबान में कही जा सकती है। प्यार मोहब्बत के लिए तो जबान का भी इंसान मोहताज नहीं होता, वो इशारों की जबानी का। लेकिन जब बात आती है इंसान की अपने दुश्मन से तू बदू होगी, तो कहते बेटा तू जरा बाहर निकल, तुझे बताते हैं तू कौन सी जबान समझता है। कहते हैं ना, आओ जरा मैदान में फिर देखते हैं तुम कितने पानी में और हम कितने पानी में। अब यहाँ मामला है दुश्मन अंग्रेज है और हम तो अंग्रेजी जबान तैयार ही नहीं है सीखने के लिए। हमने तो नफरत का ऐसा बैर पाला हुआ है, वो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं, मेरा बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। अच्छा, उस जमाने में हुआ भी यही, मुसलमान जो थे, एक तबका मुसलमानों का सर सैयद को बड़ा बुरा भला कहता था, हमारे बच्चों को काला अंग्रेज बनाने में बुलावा है, बना के छोड़ेगा ये। अरे काला अंग्रेज से मुराद ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी तहजीब ओढ़ ले, लेकिन हमारे यहाँ उलट हुआ, अंग्रेजी जबान के साथ साथ तहजीब भी अपना ली गई। और आज किसी से कह दिया जाए अरे अमेरिका जाना है, ओ आज के हम तो बड़ा खुश होते हैं ना, मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, मेरा कनाडा चला गया है। अरे अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या मामला है, ये देखिए, कहीं भी जाए इंसान लेकिन तहजीब अपनी ही रखे, कहने का मकसद नहीं, ताकि आपकी एक शनाख्त बरकरार रहे, हैसियत मुसलमान नजर आए कि आप मुसलमान हैं, आपके अंदर वो इकदार
पाई जाए, चाहे किसी भी लेवल पर आप चले जाए। क्लियर? देखिए, अंग्रेजी जबान और मगरबी उलूम से नफरत करते रहेंगे उस वक्त तक वो बदस्तूर जलीलो ख्वार होते रहेंगे। उनको कामिल यकीन था, पक्का यकीन था कि मुसलमानों की इन जहनी और समाज माशरे को कहते हैं, बीमारियों का वाहिद इलाज अंग्रेजी जबान और मगरबी उलूम की तालीम है। उन्हें मालूम था अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस मकसद को हासिल करने के खातिर वो तमाम उम्र जिद्दोजहद करते रहे और मजे की बात वो मकसद हासिल भी हुआ उनके दुनिया से चले जाने के बाद। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कयाम, लोगों में शऊर का बेदार होना, एक नस्ल से दूसरी और फिर जो तीसरी नस्ल उभर कर सामने आई उसने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान क्या है दरअसल का देखा जाए, मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी, एक नजरिया है, एक सोच है। प्री प्लान नहीं था, ये मंसूबा नहीं था कि जी मैं पाकिस्तान बनाने जा रहा हूँ आओ मेरे साथ। पता ही नहीं था कि एक मुल्क बनने वाला है। बना कैसे? स्टार्ट कहाँ से हुआ? यहाँ से, सर सैयद के नजरिए से। हम कहते हैं ना कि नजरिया कहाँ किसके दिमाग में आया, तो वो नजरिया यहाँ था। और वो नजरिया ये था, बिलाशुबा अंग्रेज से नफरत करो, अंग्रेजी जबान से नहीं करो। अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ, तहजीब अपनी उनके अंदर डाल दो। लेकिन थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होगी, आगे देखें। बहरहाल इतनी बात समझ आ गई। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए था कि उस वक्त के मुसलमानों की क्या हालत। ये मैं बर्बरी बताती थी, या मैंने आपको लिख के शो कर दिया। देखिए आगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे ये तो आपको पता ही है, छोटा सा मदरसा, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज और इसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये ऐसे ही नहीं बन गई, बड़ी मेहनत की है। पेशा देखिए, पेशे के लिहाज से आप क्या है, उस जमाने में जज। स्टार्ट आपने किससे किया? वकालत से। छोटा सा वकील घूम रहा है इधर से उधर, थोड़े बड़े वकील हुए, फिर एक इम्तिहान और दिया, जज बन गए। अब एक जज को क्या पढ़िए, लोगों के नजरिए चेंज करता पड़े फिर, लेकिन नहीं, काम था। क्यों? लोगों को बताना था, सिखाना था। अमली कदम खुद उठाया, रिसालों का इजरा किया, अखबारात शाया किए। जिंदगी का पहला अखबार आपने निकाला, सैयदुल अखबार, और काम आपने शुरू किया। और ये देखिए कि वो जिद्दोजहद रुकी नहीं, वो मुस्तकिल और मुसलसल आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी बढ़ती रहे। मुराद ये है कि अगर आपका मकसद नेक है और आप चाहते हैं किसी भी किस्म की तब्दीली, तो मुस्तकिल आप आगे बढ़ें, आप रुके नहीं। अगर आप जम जाते हैं, आप एक ही जगह रह जाते हैं। अब मैं सर सैयद ही की मिसाल लूं, जज थे, अच्छा खासा कमाते थे, बाप दादा ने विरसे में 5 लाख की जायदाद छोड़ी थी। कम होता है इस जमाने का 5 लाख, आज के तो अरबों बन जाते हैं। चाहते तो बैठ के खा सकते थे, कोई जरूरत ही नहीं थी। आराम से नस्लें अब तक ऐश कर रही होती, अंग्रेज ही काबिज रहता, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने जिससे जो काम लेना होता है उसे वो उस रास्ते पर चला देता है। क्लियर? चलें आगे। ये आ गए आपके नोट्स। अब आ जाएं अपने नोट्स की तरफ। और नोट्स में बेमार 4.5 बेतहाशा मीनिंग है, ठीक है? और जब तक हमें मायने याद नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जाते बा कमाल के सैयद कहे जिसे, मुस्लेता मुजतहिद था जमाना शनास था, उसने दिया है नस्र को असलूबे नौ वसी, दुनिया ये जानती है अदब की असास था। ठीक है? आए है मायने की पता, आए है निकल रही है, ठीक है? अच्छा, बाकमाल, कमाल से भरपूर। कहते ना वो बंदा बड़े कमाल का है, जबरदस्त है, सारे काम कर लेता है, कभी मना भी नहीं करता। सैयद इनका असली नाम है और सर का खिताब दिया था अंग्रेज ने, इसीलिए सैयद। ये तो पता होगा ना, मैट्रिक करके आ रहे हैं ना सब, सबने किया है ना मैट्रिक? नहीं, वो जो मेरे बच्चे मुझे मालूम है। मुस्ले था मुजतहिद था जमाना शनास था, मुस्ले इस्लाह करने वाले, दुरुस्ती करने वाले।
मुजतहिद, थोड़ी सी डिटेल सुनिए, बाद में लिखिएगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुजतहिद, मैंने कहा ना लिखिएगा नहीं, अभी सिर्फ सुनिएगा, ये आपकी नॉलेज भी है। यानी बहुत सारी चीजें मैं आपको इसलिए भी बता रही होती हूँ कि कभी कहीं किसी जगह आप ये अल्फाज सुने तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। और इंग्लिश में भी मुजतहिद ही कहा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी जबान में भी अगर हम पुकारें। बहरहाल मुजतहिद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एक ऐसा शख्स जो इज्तिहाद से काम हो। आप कहेंगे ये इज्तिहाद क्या होता है, आता है ना सवाल, सुनिए। ऐसा मसला, कोई दौरे हाजिर के हवाले से ऐसा मसला कि जिसका हल कलाम पाक में ना मिल रहा हो, हदीस में मौजूद ना हो, ताबा ताबईन के हवाले से हम देखें हमें ना मिल सके, फिक़ा के हवाले से हम उठाएं ना मिल सके, तो फिर जो आलिम दीन होता है, जो आलिम होता है, वो अपने जैसे उलमा इकराम की एक जमात जिसमें तमाम आलिम मौजूद हैं, बैठते हैं, उस मसले को डिस्कस किया जाता है, फिर एक किसी की एक राय पर सब इत्तेफाक करते हैं। तो वो शख्स जिसकी राय पर इत्तेफाक किया जाता है उसे कहते हैं मुजतहिद। क्लियर? अब मायने लिखेंगे तो मायने आप लिखेंगे राय का इजहार करने वाला, राय का, अपनी राय का इजहार करने वाला। वो कोई आम शख्स नहीं होता, वो आलिम फाजिल काबिल होता है जो अपनी राय देता है और दुनिया उसको तस्लीम कर रही होती है, ऐसा शख्स कहलाता है मुजतहिद। मुजतहिद का जमाना शनास था, जमाने को जानने वाला, जो दौर गुजर रहा है उससे आशना। उसने दिया है नस्र को असलूब नौवसीम। नस्र किसे कहते हैं? मैट्रिक करके आए हो, इतना तो पता होगा। और बोले बोले, वही तो उर्दू में हो गया ना। और वैसे नस्र जो कहलाती है, सुनिए, चाहे आप मजमून लिख रहे हो, आप मुकालमा लिख रहे हो, खत लिख रहे हो, या कोई नॉवेल लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, वो चीज आपकी नस्र कहलाती है। क्लियर? तो असलूबे नौ, वसीम नहीं है भाई, वसीम के कोई मायने नहीं है, वसीम ने ये कहा है, वरना आगे से सवाल आता है कि वसीम के क्या मायने। कॉमन सेंस भी है भाई। असलूबे नौ, लिखने का नया तरीका, लिखने का नया अंदाज। वैसे वसीम के मायने पता नहीं क्या है? चमकता हुआ। लेकिन यहाँ कोई सेंस नहीं बनेगा, इसलिए कि वसीम शायर है। यहाँ दुनिया ये जानती है अदब की असास था, असास बुनियाद, असास बुनियाद। मैं आराम से इसीलिए समझा रही हूँ कि आराम से लिखते रहें, सुकून से पढ़ेंगे, इजी हो गए तो याद करने में भी आसानी रहेगी। वो कमाल के सैयद कहें जिसे, वो शख्स जिसे हम कमालात से भरपूर कहते हैं, वो है सर सैयद अहमद खान। वो लोगों की इस्लाह करने वाले हैं, अपनी राय का इजहार करने वाले हैं, जमाने को जानते हैं, आगाह हैं कि अब जमाना किस रविश पर चल रहा है, वो कौन सा तरीका है कि जिस पर जमाना दौड़ रहा है, और लोगों को जमाने का साथ देने के लिए क्या करना चाहिए। आपने उर्दू नसर को तब्दील किया, आपने उर्दू में से अरबी और फारसी की बेशतर तराकीब को निकाल कर, तशबीहात को, इस्तारात को, तराकीब को निकाल कर आपने अंग्रेजी अल्फाज का इजाफा किया, तो आपने नस्र को एक नया लिखने का अंदाज दिया। इसीलिए दुनिया आपको जदीद उर्दू अदब का बानी कहती है। क्लियर? समझ आ गई बात? पक्का? ये पीछे वाले सुन रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं ना? ओके।
देखिए अब फिर मायने हैं। मुसलमाना ने हिंदुस्तान के मुसलमान, जवाल पस्ती, बेटा मायने लिखिए है, क्यों कर लेंगे आप बगैर मायने रट्टा। जवाल पस्ती, गुमनामी बेनामी, नाम ना होना, गुमनामी बेनामी जवाल पस्ती, आराम आराम से बोलूंगी, लिखते जाइए। कि स्याह चादर ओढ़े सो रहे थे, ऐसा नहीं था कि काली चादर ओढ़ी और सो गए। मुराद ये कि तारीखी छा जाना, मुस्तकबिल तारीख हो जाना, मुस्तकबिल तारीख हो जाना, इंसानी जमीर कुचला जा रहा था, इंसानियत पिस रही थी। बेतहाशा मजालिम खाना, दोनों के मायने लिख लें। बेतहाशा मजालिम होना या ठाना, जाहिर सी बात है कोई एहसास नहीं था कि आगे इंसान ही है जिसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, और इंसानियत का पिसना बेतहाशा जुल्म होना। लेकिन ऊपर का तबकाए इक्तिदार हुकूमती तबका, मुराद अंग्रेज, इजादात साइंस, साइंस की इजादात, इन्वेंशन, जरअंदोजी पैसा जमा करना, जरअंदोजी पैसे जमा करना, और बेजमीरी एहसास ना होना। बेजमीरी एहसास ना होना के नशे में आसमानों पर कुमंद डाल रहा था। कुमंद कहते हैं रस्सी का फंदा, यहां लेके तरक्की करना। रस्सी का फंदा, तरक्की करना। ऐसे गिरदोपेश में, गिरदोपेश इर्द गिर्द चारों तरफ, इंसान के मुस्तकबिल पर घंघोर घटाएं छा रही थी। घंघोर घटाएं, काले बादल, बिल्कुल। पिछले दिनों बड़ी छाई है काली घटाएं। उस वक्त सोजो साजे जिंदगी, सोस दर्द, साजे जिंदगी जिंदगी की आवाज, जिंदगी की दर्द भरी आवाज जिसे कहेंगे हम, का ये राजदा, राज जानने वाला, जिसे दुनियाए अदब में सर सैयद के नाम से पहचाना जाता है, कौम की इस्लाह का बीड़ा उठाता है। इस्लाह दुरुस्तगी, बीड़ा उठाना, जिम्मा लेना, जिम्मा लेना, कोई जिम्मेदारी उठाना, बीड़ा उठाना होता है। इसे बेड़ा ना पड़िएगा, बीड़ा उठाता है। बेड़ा गरक होता है बेटा, या बेड़ा पार होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले हम इसके हवाले से बात करेंगे, और ये समझ में आ ही गया होगा कि जब मुसलमानों पर बेतहाशा मजालिम ढाए जा रहे थे और मुसलमान अपने मुस्तकबिल से मायूस हो चुके थे, उस वक्त, ये वही वक्त है कि जिसमें अंग्रेजों ने तरक्की की। एक चीज और आपको बताती चलूं, अंग्रेज जब बड़े सगीर पर काबिज हुए तो जो यहाँ सरमाया था इल्म के हवाले से, किताबें जो हाथ से लिखी हुई थी मुसलमान साइंसदानों की, वो सारा का सारा सरमाया कुछ जल गया, कुछ तबाह हो गया, लेकिन जो बचा कुचा था वो सब उठा के
यूरोप मुंतकिल कर दिया। और आज वो सारी किताबें ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। क्लास 10th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, याद होगा। काम का तो बेटा तुम्हें कोई चैप्टर नहीं लगता, तुम्हारे साथ मसला है, ठीक है। तो आज भी वो एरिया, जिस जगह पे वो किताबें महफूज है, किसी को जाना, मेरे को इजाजत नहीं है किसी को जाने की। तो बहरहाल जाते हैं, लेकिन उस एरिया में जाने तक की रसाई नहीं है, वहाँ परमिशन ही नहीं है किसी को, मखसूस लोग जाते हैं बस। रखी इसलिए कि वो बेसिक है बेटा, बेसिक पे काम करके बंदा आगे बढ़ता है, और वो बेसिक है जो उस वक्त के मुसलमान साइंसदानों ने काम किया हुआ है उसपे। वो एक अलग बात है कि आगे चल के वो भी अपनी पटरी से उतर गए, ठीक है। आगे देखें। बहरहाल यहाँ जो बात हो रही है वो ये है कि उस वक्त जिस वक्त कपड़ा खड्डी पर हाथ से बुना जाता था, उस जमाने में अंग्रेजों ने कपड़ा बनाने की मशीन ईजाद कर दी। ये वो जमाना है, बड़े सगीर पर काबिज हो गए, नंबर 1। नंबर 2, कपड़ा बनाया और वो कपड़ा पूरे सिर्फ बड़े सगीर में नहीं, पूरी दुनिया में सप्लाई किया और उससे पैसा जमा किया, जर अंदोजी। बेजमीर तो थे ही वो, आज भी बेजमीर है, मतलब होता है तो बात होती है, वरना बेजमीरी फूट फूट के भरी हुई है, एहसास नहीं है, ये हकीकत है। ये वो जमाना है कि जिसमें अंग्रेज तरक्की कर रहा है और मुसलमान जवाल पस्ती का शिकार है हर लिहाज से। क्यों? मदारिस बंद कर दिए गए, मसाजिद बंद करवा दी गई, यहाँ तक के मसाजिद को अस्तबल बना दिया गया, उसमें अंग्रेजों ने अपने घोड़े बांधे। यह हाल था उस वक्त। और मुसलमानों से उनके ओहदे, उनकी बरात छीन ली गई। बस इतना रहने दिया गया कि भाई अपने बच्चों का पेट पाल लो, इतना कमा लो। और ये हकीकत है, इंसान को 3 चीजें मैसर हों, रोटी, कपड़ा और मकान, तो कहते हैं ना, फिर वो तरक्की के बारे में सोचता है। और अगर ये चीजें उसे मैसर ना हो तो फिर वो इन्हीं के दाल रोटी के चक्कर में पड़ा रहता है, कहाँ से पूरा करूं, कैसे कमाऊं और कैसे मैं अपने घर वालों का पेट भरूं। बहरहाल उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने कौम की इस्लाह के हवाले से जिम्मा लिया और आपने उर्दू अदब के हवाले से काम किया। ना सिर्फ उर्दू अदब के हवाले से काम किया, मैंने अभी शुरू में कहा, चाहते कोई जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी तो बड़े ऐश से गुजर रही थी, फिर दूसरों का दर्द सहने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर वही बात कि जिस काम के लिए मखसूस हो जाता है, वो शख्स वो काम कर गुजरता है और फिर रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाता है। क्लियर? सर सैयद के कारखाना फिक्र में, कारखाना फिक्र दिमाग, दिमाग को कहते हैं कारखाना फिक्र, फिक्र का कारखाना, सोच। आप सबके पास भी एक एक कारखाना मौजूद है, सबका अपना अपना कारखाना, ठीक है। तो अपने कारखाने में कोई काम किया कीजिए, उस कारखाने को टिकटॉक में इधर उधर ना लगाया कीजिए, वहां ज्यादा चल रहा होता है, स्नैपचैट पे, चैटिंग पे, है ना। बहरहाल आगे दिल की बातें आ गई जबान पे। कारखाने फिक्र में ऐसे गौर हाय आबदार, कीमती मोती तकलीफ पाते हैं, बनते हैं, बनना, जिनकी ताबानियां चमक, सफाए करतास, खाली सफा, ब्लैक पेज। पर मुंतकिल होने के बाद ना सिर्फ मुसलमानों को राह अमल दिखाती हैं, राह अमल का रास्ता, बल्कि उर्दू अदब की लामुतनाही ना खत्म होने वाली लामुतनाही तरक्की का पेश खैमा वजह
पेश खैमा वजह साबित होती है। उर्दू अदब की तदवीनो अशात, तदवीन तरक्की, अशात फैलाना। के लिए सर सैयद के कारनामे सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। आपने जो कुछ लिखा लाजवाब लिखा, और आज भी अगर हम सर सैयद के मज़ामीन को पढ़ते हैं तो आज भी वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा सबक लिए हुए हैं। ये उस जमाने की तहरीर है जो आज से तकरीबन 200 साल पुराना जमाना है। आज हम 200 साल के बाद बैठे। इंसान कितनी उम्र लेके आया है, कितना जिएगा, लेकिन अपनी उस छोटी सी उम्र को अगर वो किसी ढंग के काम में खर्च कर दे तो वो रहती दुनिया तक के लिए अपना नाम कर जाता है। वरना सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है ना ये मसला। देखिए आगे, तर्ज निगारी की खुसूसियात। जदीद उर्दू अदब के बानी सर सैयद को हाल ही ने जदीद उर्दू नसर का मौरिस आला करार दिया है। मौरिस आला बेहतरीन वारिस। टाइम हो गया आपका अगली क्लास का। बेहतरीन वारिस, बस ये खत्म कर लेंगे इसके बाद में। उनका सबसे गिरा कद्र और बेशबहा, गिरा कद्र और बेशबहा अंडरलाइन कीजिए, कीमती। कारनामा उर्दू नसर का वो जदीद असलूब है जिसके बानी वो खुद हैं। जदीद असलूब, लिखने का नया अंदाज। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आ गया समझ?